वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का। बच्चे, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम माइक्रो कंट्रोलर की थर्ड यूनिट, जिसमें अभी हमने लास्ट दो क्लास पढ़ी हैं। किसमें? थर्ड यूनिट में दो क्लास पढ़ी हैं। आज थोड़ा सा गला खराब है, पर आई थिंक आपको आवाज़ क्लियर हो रही होगी। मैं कोशिश करूँगा कि आपको आवाज़ क्लियर आए। हाँ जी। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि माइक्रो कंट्रोलर की थर्ड यूनिट की थर्ड क्लास है आज। थर्ड यूनिट किसके बारे में थी? थर्ड यूनिट हमारी थी कि ब्लॉक डायग्राम में हमने स्टार्ट किया था, या हम आर्किटेक्चर आप बोल सकते हो, उससे स्टार्ट किया था। हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग से? आर्किटेक्चर ऑफ 8051। इसके साथ साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पैरेलल चल रहे हैं। जब आप आर्किटेक्चर ऑफ 8051 या ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8051, दोनों एक ही बात है, अगर आप उनको समझ जाएंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर और भी दे पाएंगे। जैसे हमारे रजिस्टर कितने टाइप के होते हैं 8051 में? जनरल पर्पज रजिस्टर क्या होता है? एक्सप्लेन जनरल पर्पज रजिस्टर। एक्सप्लेन स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, एसएफआर, है ना। एक्सप्लेन इंडिविजुअल टाइमर एंड कंट्रोलर, वो क्वेश्चन भी आता है। तो अकेला आप ब्लॉक डायग्राम नहीं पढ़ रहे हो, आप बहुत सारे सब टॉपिक भी पढ़ रहे हो इसके साथ साथ। ठीक है। ब्लॉक डायग्राम का एक बार आपको मैं चित्र दर्शन करवा देता हूं। जो आज पहली बार पढ़ रहे हैं उनको बता देता हूं, अदरवाइज जो आज तीसरी क्लास पढ़ रहे हैं, पहले से पढ़ते आ रहे हैं, उनको पता है दिस इज द ब्लॉक डायग्राम आर्किटेक्चर। ये हमारा ब्लॉक डायग्राम क्या कर रहा है? क्या कर रहा है ये तो पता है, 8051 जो काम कर रहा है। इस ब्लॉक डायग्राम में हर एक कंपोनेंट क्या करता है वो हम समझ चुके हैं, कुछ रह गए हैं वो आज मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा। जैसे कि आपने इसमें देखा, क्या देखा? एक्यूमुलेटर क्या करता है, एएलयू क्या करता है, रजिस्टर्स क्या करते हैं, हम देख चुके हैं। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट क्या करती है, देख रहे हैं। स्टैक पॉइंटर क्या करता है, देख चुके हैं। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, देख चुके हैं। ये सब लास्ट दो क्लासों में हो चुका है ना। क्लियर है बात? अब मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूंगा। तो कुल मिला के अभी आपको इतनी बात समझनी है कि हम ब्लॉक डायग्राम या आर्किटेक्चर ऑफ 8051 समझ रहे हैं। दूसरी बात आपको समझनी है कि हम यहां पर इसके साथ साथ और भी क्वेश्चन समझ रहे हैं। कौन कौन से क्वेश्चन समझ रहे हैं? ब्लॉक डायग्राम के साथ हम समझ रहे हैं रजिस्टर्स के बारे में, हम समझ रहे हैं रजिस्टर में जनरल पर्पज रजिस्टर, हम समझ रहे हैं स्पेशल फंक्शन रजिस्टर जो हमने डिस्कस किया हुआ है। 21 स्पेशल फंक्शन रजिस्टर हैं, 21 स्पेशल फंक्शन रजिस्टर हैं। ये सभी टी कॉन, टी मॉड, है ना, P0, P1, P2, हमने ये बात भी की है लास्ट क्लास में कि स्पेशल फंक्शन रजिस्टर को भी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इनपुट आउटपुट पोर्ट, एसएफआर। एसएफआर शॉर्ट फॉर्म है, स्पेशल फंक्शन का शॉर्ट फॉर्म क्या है? एसएफआर। इनपुट आउटपुट पोर्ट एसएफआर, दूसरा कंट्रोल एसएफआर, और तीसरा अदर्स एसएफआर। ठीक है। तो अब इसी बात को हम आगे चलते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डेट इज इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। क्या लिखा हुआ है? इनपुट आउटपुट पोर्ट। अब आप अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास कितने पोर्ट हैं? आपके ब्लॉक डायग्राम में कितने पोर्ट दिखेंगे आपको? अगर आप ब्लॉक डायग्राम को देखेंगे तो आपको चार पोर्ट देखने को मिलेंगे। दिस इज पोर्ट 0, दिस इज पोर्ट 1, दिस इज पोर्ट 2 एंड दिस इज पोर्ट 3। तो हमारे पास टोटल चार पोर्ट हैं। चारों पोर्ट बाई डायरेक्शनल होते हैं। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या है? कि आप इनको इनपुट पोर्ट की तरह और आउटपुट पोर्ट की तरह यूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो हमने क्या बोला कि हमारे पास चार पोर्ट होते हैं, चारों बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल का मतलब है यू कैन यूज एज ए इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट। ठीक है सर, समझ में आ गया बाई डायरेक्शनल का मतलब। दूसरी बात है, पोर्ट करते क्या है सर? पोर्ट का यूज क्या है? ये आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि व्हाट इज द यूज ऑफ पोर्ट। तो पोर्ट का यूज है, जैसे कि, प्लीज लिसन केयरफुली, जैसे आपका माइक्रो कंट्रोलर है,
हमें पता है माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम ऑन चिप होता है। सिस्टम ऑन चिप का मतलब क्या है कि जो भी रिक्वायर्ड पेरिफेरल है आपको मोस्टली सभी चिप पर हैं। जैसे कि आप देखें आपके पास रोम है, जैसे आप देखें आपका रैम है, आप स्टैक पॉइंटर है, प्रोग्राम काउंटर है ना, आपके पास टाइमिंग कंट्रोल यूनिट है ना, सब कुछ आपका आपके चिप पर अवेलेबल है। सब कुछ का मतलब है जो रिक्वायर्ड है। अब सपोज आप अपने माइक्रो कंट्रोलर का और भी एप्लीकेशन चाहते हो तो आपको कुछ और पेरिफेरल कनेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। समझ में आ रहा है क्या? इधर जितना अवेलेबल है मटेरियल चिप पर वो आपके सामने दिख रहा है। ये 8051 का ब्लॉक डायग्राम है। मतलब 8051 का जो जो ब्लॉक्स के अंदर होते हैं सब आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब इसके अलावा कुछ और भी आपको जोड़ना है पेरिफेरल रिसोर्सेस। क्या मेरी बात समझ में आ रही? इफ यू वांट टू ऐड, यू वांट टू कनेक्ट अदर पेरिफेरल्स टू द माइक्रो कंट्रोलर, आप माइक्रो कंट्रोलर से अदर पेरिफेरल को जोड़ना चाहते हैं तो आपको पोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। कुल मिला के पोर्ट आपकी एक्सटर्नल दुनिया, एक्सटर्नल वर्ल्ड को इससे कनेक्ट करेंगे। तो क्या बात क्लियर हुई कि पोर्ट क्या करते हैं? मैंने आपको बता दिया पोर्ट क्या करते हैं, आपके अदर पेरिफेरल को, अदर रिसोर्सेस को माइक्रो कंट्रोलर से जोड़ने के काम आते हैं। ये दोनों तरह से काम करते हैं। आप इन पे डेटा ले भी सकते हो, दे भी सकते हो, तो इनपुट और आउटपुट दोनों है, इसलिए बाई डायरेक्शनल है। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हर एक पोर्ट के साथ आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी, ड्राइवर और लैचेस। देखिए आप, ड्राइवर और लैच। इज इट क्लियर? तो हर एक पोर्ट देखो, हर एक पोर्ट, अच्छा एक बात और, हर एक पोर्ट जो है 8 बिट का होता है ना, 8 बिट का हर एक पोर्ट होता है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहां क्या लिखा हुआ है, P0 से P0.0 से 0.7, P0.0 से P0.7 लिखा हुआ है, मतलब 8 बिट है। इसी तरह यहां पर देखें P2.0 से 2.7, P3.0 से 3.7, इधर इधर भी लिखा होगा, है ना 1 मिनट, ठीक है। तो इधर भी लिखा होगा, इधर क्या लिखा होगा, P1.0 से 1.7। तो आप देख रहे हो 8 बिट हर एक पोर्ट के पास है। इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं? इसमें कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है सर, सिंपल सा दिख रहा है कि आपके ये जो हैं इसमें कितने हैं, हर एक पोर्ट का 8 बिट है। मतलब टोटल आपके पास कितनी बिट आ गई, 32 बिट आ गई। समझ में आया क्या? कितनी बिट आ गई, 32 बिट आ गई। अब हम क्या करते हैं, अब आप ड्राइवर या लैचेस की बात करें, जो पोर्ट में आप देख रहे हो यहाँ पर ड्राइवर और लैचेस, इनके काम क्या होते हैं? ड्राइवर को हम बफर भी बोलते हैं, ड्राइवर को हम क्या बोलते हैं, बफर भी बोलते हैं। अब ड्राइवर करता क्या है, कभी कभार आपको इनपुट को एम्पलीफाई करना है, प्लीज लिसन केयरफुली। हर एक पोर्ट के पास ड्राइवर है, हर एक पोर्ट के पास लैच है। ड्राइवर जो है आपके इनपुट को कभी हमें रिक्वायर्ड हुई उसे एम्पलीफाई करने की तो उसे एम्पलीफाई करता है। तो सर लैच क्या करता है, आपके पोर्ट के एड्रेस को स्टोर करता है। इफ यू वांट द एड्रेस ऑफ द पोर्ट, देन आपको क्या लैच में वो देखने को मिलेगा। तो लैच का फंक्शन है किसी पोर्ट का एड्रेस फाइंड आउट करना। हम लैच का हेल्प करके, लैच की हेल्प से क्या करते हैं, लैच की हेल्प से पोर्ट के एड्रेस को हैंडल करते हैं। तो हाउ टू हैंडल द एड्रेस ऑफ पोर्ट, बाय यूजिंग ऑफ लैच, है ना। लैच का काम है पोर्ट के एड्रेस को हैंडल करना। सो बाय यूजिंग ऑफ लैच आप पोर्ट के एड्रेस को हैंडल करते हो। और बाय यूजिंग ऑफ ड्राइवर, इफ यू रिक्वायर टू एम्पलीफाई द इनपुट, देन यू एम्पलीफाई इनपुट बाय यूजिंग ऑफ ड्राइवर। तो आई थिंक आपको छोटा छोटा ये बात समझ में आ रहा होगा कि हम पोर्ट क्यों यूज करते हैं, पोर्ट क्या करता है, और पोर्ट में अलग अलग ये ड्राइवर लैचेस क्या हैं। अब वापस से एक बार हमारे पोर्ट वाले उस पर स्लाइड पर हम जाते हैं, वहां पर जो जो लिखा है, जो मैं बता चुका हूं लगभग आपको वही बात लिखी हुई है। पहला क्या लिखा हुआ है, 8051,
हैज 4 इंपॉर्टेंट पोर्ट, बता चुका हूं मैं, है ना। इसीलिए मैंने आपको क्या बताया कि एक बार आपको मैं बताता हूं और फिर यहाँ पर एक बार पढ़ के सुना देता हूं तो आपके दिमाग में अच्छा घुस जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो पहला लाइन लिखा हुआ है 8051 हैज 4 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स। पहला पोर्ट का नाम है 0, 1, 2 एंड 3। दीज पोर्ट्स अलाउ द माइक्रो कंट्रोलर टू कनेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। क्या मेरी बात याद है? मैंने क्या बोला था? आपके आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट करना है किसको? माइक्रो कंट्रोलर को। तो आप इन पोर्ट्स का यूज करते हो, माइक्रो कंट्रोलर को आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट करना है तो इन पोर्ट्स का यूज करते हो, मतलब अलग पेरिफेरल को जोड़ना है जो आपके माइक्रो कंट्रोलर में उसके अलावा, ठीक है, एक ही बात है। अगला, ईच पोर्ट हैज 8 पिन। मैंने आपको क्या बोला था? हर एक पोर्ट 8 पिन रखता है, तभी तो वो 0.0 से 0.7 तक, अगर मैं पोर्ट 0 की बात कर रहा हूं तो 0 से 7 तक जाएगा, 1 होगा तो पोर्ट 1.0 से पोर्ट 1.7 तक जाएगा, तो हर एक 8 पिन रखता है। तो ये टोटल कितनी? 32 पिन हो गई। ये सभी पोर्ट बाई डायरेक्शनल है, आपको मैं बता चुका हूँ बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब है कि इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम करेगा। अब ईच पोर्ट, हर एक पोर्ट के पास लैच और ड्राइवर है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ ड्राइवर और लैच का मतलब क्या है। अब when external memory is employed at port 0 line will function as multiplexed at lower byte address data line and port 2 line will function as high byte address line। ये बात समझ में नहीं आई, ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं समझाता हूं। देखें, अब आप एक्सटर्नल मेमोरी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक्सटर्नल मेमोरी को आप अटैच कर रहे हैं। प्लीज लिसन केयरफुली, ध्यान से सुने, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुने, तभी आप समझ पाएंगे, नहीं तो आपको दिक्कत है, ठीक है। तो मैं क्या बोला? मैंने क्या बोला कि अगर आप एक्सटर्नल मेमोरी को कम्युनिकेट कर रहे हैं तो एक्सटर्नल मेमोरी का एड्रेस कितना होता है? एक्सटर्नल मेमोरी का एड्रेस कितना होता है? एक्सटर्नल मेमोरी का जो एड्रेस होता है वो 16 बिट का होता है, 16 बिट का एड्रेस होता है, ठीक है। अब 16 बिट का एड्रेस है, ध्यान से सुने, 16 बिट का एड्रेस है। आपके पोर्ट कितने बिट के हैं? आपके पोर्ट 8 8 बिट के हैं। अब आप अगर ध्यान से देखें तो 16 बिट कैसे मैनेज करोगे? बड़ा आसान है, पोर्ट 0 मल्टीप्लेक्स्ड करेगा। देखें, 16 बिट का एड्रेस है, 16 बिट का एड्रेस है किसका? आपकी एक्सटर्नल मेमोरी का। 16 बिट में आपके एक हायर ऑर्डर होता है बिट में, हायर बिट्स बोलो आप उसको, हायर बाइट बोलो, हायर बाइट मतलब हायर 8 बिट, ठीक है, प्लस लोअर बाइट होगा। एड्रेस 16 बिट का है, 16 बिट मतलब 8 8 बिट को मैंने लिख दिया, प्लीज लिसन केयरफुली। 8 बिट मतलब हायर बाइट, 8 बिट मतलब लोअर बाइट, टोटल 16 बिट हो गई। अब अगर इसके साथ हैंडल करना है आपको, मैंने बोला पोर्ट्स बाहरी दुनिया से कनेक्ट करता है आपके माइक्रो कंट्रोलर को। अब 16 बिट को कैसे हैंडल करोगे? तो एक्सटर्नल मेमोरी के 16 बिट को एड्रेस कंट्रोल करने के लिए पोर्ट 0 और पोर्ट 2 एक साथ काम करते हैं। पोर्ट 0 पर क्या होता है? मल्टीप्लेक्सिंग होती है लो बाइट एड्रेस और डेटा लाइन की। प्लीज लिसन केयरफुली, पोर्ट 0 पर लोअर बाइट डेटा और एड्रेस का मल्टीप्लेक्सिंग होता है। क्या बात समझ में आई? है ना। और पोर्ट 2 पोर्ट 2 पर आपका क्या मिलेगा? पोर्ट 2 पर मिलेगा हाई बाइट एड्रेस लाइन, ए मिलेगी पोर्ट 2 पर। हाई बाइट कहाँ मिलेगी? हायर बाइट आपको मिलेगी डायरेक्ट पोर्ट 2 पर, और लोअर बाइट मल्टीप्लेक्स्ड है। मल्टीप्लेक्स्ड का मतलब क्या होता है? डेटा और एड्रेस साथ साथ आएंगे, एक बार डेटा आएगा, एक बार एड्रेस आएगा। मल्टीप्लेक्सिंग का कंसेप्ट सिंपल सा होता है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपने पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम मल्टीप्लेक्सिंग। टाइम मल्टीप्लेक्सिंग मतलब एक टाइम स्लॉट में आपका यहां पर डेटा आएगा, एक टाइम स्लॉट में एड्रेस आएगा।
तो लोअर एड्रेस आता है पोर्ट 0 पर विच इज मल्टीप्लेक्स्ड किसके साथ, डेटा के साथ, और हायर बाइट जो है एड्रेस की वो कहाँ मिलेगी, पोर्ट 2 पर। क्या मेरी बात समझ में आई? रटने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है बच्चे, अगली लाइन अगर आप ध्यान से पढ़ें तो पोर्ट 1 इज डेडिकेटेड इनपुट आउटपुट पोर्ट एंड डज नॉट हैव एनी इंटरनल अल्टरनेट फंक्शन। जैसे आपने पोर्ट 0 का अल्टरनेट फंक्शन देखा, पोर्ट 2 का अल्टरनेट फंक्शन देखा। अल्टरनेट फंक्शन मतलब और भी काम है, मल्टी फंक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आपने पोर्ट 0 पोर्ट 2 के क्या अलग से काम देखे? अगर आप एक्सटर्नल मेमोरी के साथ अपने माइक्रो कंट्रोलर को कम्युनिकेट कराना चाहते हैं तो पोर्ट 0 लो बाइट एड्रेस के साथ मल्टीप्लेक्स होगा डेटा, और पोर्ट 2 पर हायर बाइट डायरेक्ट मिलेगी। ठीक है, और पर आपका पोर्ट 1 जो है वो अल्टरनेट फंक्शन नहीं रखता, वो केवल एक ही काम करेगा जो इनपुट आउटपुट पोर्ट का काम है, उसका कोई अल्टरनेट फंक्शन नहीं है। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है, सभी के हैं। पोर्ट 0 का है, पोर्ट 2 का है, पोर्ट 3 का भी अल्टरनेट फंक्शन है, केवल और केवल एक अपना पोर्ट 1 है जो केवल एक ही काम करता है, मल्टी फंक्शन नहीं है। पोर्ट 3 ऑल्सो, पोर्ट 3 पोर्ट पर जो पिन नंबर 3.7 है और 3.6 है किसके लिए यूज होते हैं, आउटपुट रीड एंड राइट कंट्रोल सिग्नल। देखो आपको पता है आपके इसमें कंट्रोल सिग्नल भी है ना, कंट्रोल सिग्नल है कि नहीं है, और कंट्रोल सिग्नल में आउटपुट कंट्रोल सिग्नल रीड राइट के लिए पोर्ट 3 की 6 और 7 नंबर पिन यूज होती है। क्या मेरी बात समझ में आई? है ना, पोर्ट 3.6 एंड 3.7 आर यूज्ड टू आउटपुट रीड एंड राइट कंट्रोल सिग्नल। है ना, रीड और राइट कंट्रोल सिग्नल जो आउटपुट के लिए हैं वो यहाँ से आपको पोर्ट पर मिलेंगे। है ना, और अगला क्या है, पोर्ट्स आर ऑल्सो मैप्ड एज इंटरनल मेमोरी इन कंट्रोलर एंड सो दे कैन बी एड्रेस एज मेमोरी लोकेशन फॉर 8 बिट ऑपरेशन। ठीक है समझ में आया? सिंपल सी बात है। अब हम अगली बात करेंगे, अगली हमारा जो है ब्लॉक डायग्राम का पार्ट, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या कर रहा है, ध्यान से देखें। 1 मिनट। हाँ जी, तो मैंने क्या बोला, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। आप देख, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। दिस इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर टाइम एंड कंट्रोल यूनिट। अरे भाई ये तो बहुत, ये समझ लो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है ना। पूरे ऑपरेशन को मैनेज यहीं से करना है। ऑसिलेटर मैं आपको बता चुका हूं क्या देता है, क्लॉक देता है। कल की क्लास में बोले तो सेकंड क्लास में मैंने बताया था क्लॉक की जरूरत क्या है। तो सिंपल सी बात है बच्चे, क्लॉक की जरूरत है आपके ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए। जैसे मैंने बताया कि एक टाइम पर एक डेटा आ रहा है और उसी टाइम पर दूसरा डेटा भी आना चाहिए, तो वो चाहिए जो है कब पता पड़ेगा दूसरे डेटा को, जब सिमिलर क्लॉक पर है तो सिंक्रोनाइजेशन होगा, ऑपरेशन आपका मैनेज होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? है ना, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोली मैंने कि ऐसा कुछ आपके दिमाग से ऊपर उड़ गया होगा, बड़ी आसान आसान सी बात है। ठीक है क्या? ठीक है क्या? तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्लॉक आपके पूरे ऑपरेशन को मैनेज कर रही है, सिंक्रोनाइज कर रही है। ठीक है, अब अगली बात बताओ सर, अगली बात क्या है? अगली बात ये है कि यहाँ पर टाइम एंड कंट्रोल यूनिट क्या है, पूरे कंट्रोल इंस्ट्रक्शन देगा जो कि आपके ऑपरेशन को कंट्रोल करेगा। अलग अलग इंस्ट्रक्शन है, पीएसई पिन है, एएलई है, ईए है, सभी लोअर में है, और आरएसटी पिन है। ये मैं आपको पिन डिस्क्रिप्शन में इन पिन्स, ये पिन पर क्या होगा वो बताऊंगा, ये पिन कैसे काम करती है। अगला पार्ट हमारा वही है, पिन डिस्क्रिप्शन ऑफ 8051। ठीक है सर। अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करेगा,
ऑसिलेटर ने तो समझा दिया कि ऑसिलेटर क्या करेगा भाई, ऑसिलेटर ने अपना क्लॉक दिया टाइम एंड कंट्रोल यूनिट को, और टाइम एंड कंट्रोल यूनिट ने उस हिसाब से पूरे ऑपरेशन को मैनेज किया। अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आप देख लें यहाँ पर, और टाइम एंड कंट्रोल यूनिट, अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है वो आप जरा यहाँ पर पढ़ें, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का, बिना उसके कुछ नहीं होगा। जैसे आपको पता होगा, 1 मिनट जरा मैं उसको पेज निकाल लूँ, हाँ जी, हाँ, माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, देखो ध्यान से देखो, माइक्रो कंट्रोलर एक प्रोग्राम को रन कर रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा, माइक्रो कंट्रोलर आपको पता है जब कोई प्रोग्राम रन करता है, सपोज ये आपका प्रोग्राम यहाँ पर सेव है, प्लीज लिसन केयरफुली, है ना, इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो रटने को तो रट लोगे, रटने की क्या बात है, आप तो रट ही लोगे उसको, है ना, पर समझ के रटोगे तो चीजें दिमाग में ज्यादा टाइम तक रहेंगी, बस इतनी सी बात है। सपोज ये आपकी मेमोरी है, और इस मेमोरी में आपका प्रोग्राम सेव है, ये प्रोग्राम लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम क्या होता है, इंस्ट्रक्शन का लॉजिकल अरेंजमेंट, मैं बता चुका हूं, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो आपका प्रोग्राम है। अब आपके जो इंस्ट्रक्शन जो आपका इंस्ट्रक्शन है, इसका एड्रेस, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, या मैं बोलूं जो भी अगला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है, प्लीज लिसन केयरफुली, वो प्रोसेसर को पता कैसे पड़ेगा कि भाई कौन सा देखो, आपका प्रोसेसर एक प्रोग्राम को रन करने वाला है। अब प्रोसेसर यहां तक आएगा कैसे, कहां तक, पहले इंस्ट्रक्शन तक, वो आता है प्रोग्राम काउंटर की हेल्प से, ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं। प्रोग्राम काउंटर जो भी अगला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसका एड्रेस रखता है, समझ में आया। जैसे सपोज करो इसका एड्रेस ए है, ठीक है, तो ए फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाला है प्रोग्राम काउंटर में, इसका अपने आप एड्रेस आ जाएगा। अब जैसे ही प्रोसेसर को पता पड़ा कि इस एड्रेस पे जाना है, वो इस एड्रेस पर आएगा, इस एड्रेस पर आएगा तो इस इंस्ट्रक्शन को उठाएगा, इस इंस्ट्रक्शन को उठाएगा तो फिर वो इसे क्या करेगा, डिकोड करेगा, ठीक है, फिर डिकोड करके देखेगा कि इसमें क्या काम करना है, और जब तक प्रोसेसर ये काम कर रहा है तब तक आपका प्रोग्राम काउंटर अगला एड्रेस अपने आप इंक्रीमेंट कर देगा, प्रोग्राम काउंटर का नया एड्रेस हो जाएगा ये, क्यों, क्योंकि अगला इंस्ट्रक्शन यहां से उठाना है, ठीक है। और जैसे ही आपके प्रोसेसर ने पहले इंस्ट्रक्शन का काम खत्म कर दिया, वो वापस प्रोग्राम काउंटर पर आएगा, प्रोग्राम काउंटर ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो गया है, यहां से वो दूसरा इंस्ट्रक्शन उठा लेगा। ये बात हम प्रोग्राम काउंटर की समझ चुके हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब आपका माइक्रो कंट्रोलर इंस्ट्रक्शन को उठा रहा है, ध्यान से सुने, आपका माइक्रो कंट्रोलर इंस्ट्रक्शन, माइक्रो कंट्रोलर बोले तो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर के अंदर प्रोसेसर है, आपका प्रोसेसर इस एड्रेस पे आके इस इंस्ट्रक्शन को फैच करना, उठाना मतलब फैच करना, टेक्निकल वर्ड है फैच करना। जब आपका प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन को फैच कर रहा है तो वो क्या करेगा, उसको डिकोड करेगा, डिकोड करेगा मैंने बताया। और अब माइक्रो कंट्रोलर जो है जी क्या लिखा है, माइक्रो कंट्रोलर विल फैच द इंस्ट्रक्शन, उठाना, वन बाय वन, एक एक करके इंस्ट्रक्शन को उठाता है, ये है ना, और स्टार्टिंग कहां से करता है, फ्रॉम द एड्रेस स्टोर इन द प्रोग्राम काउंटर, बता चुका है। माइक्रो कंट्रोलर एक एक करके इंस्ट्रक्शन को फैच करता है, कहां से स्टार्ट करता है, जो भी एड्रेस आपके प्रोग्राम काउंटर को होता है, एंड स्टोर इन आईआर, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। आपके इंस्ट्रक्शन को उठाकर वो आईआर में सेव कर देता है। क्या बात समझ में आई। माइक्रो कंट्रोलर ने सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को फैच किया, उठाया, और उठाने के बाद आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो कहां पर स्टोर हो जाएगा, ये इंस्ट्रक्शन उठा के आईआर रजिस्टर में चला जाएगा, बस। अब ये जो मैंने बोला, क्या बोला, कि उसको डिकोड करना है ना, तो डिकोड
डिकोड करके वो क्या काम करेगा, वो सब आईआर रजिस्टर में और भी कंट्रोल यूनिट हैं जो अदर कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट है उसके द्वारा किया जाएगा। तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया होगा, आईआर रजिस्टर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम है। जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर ने, जैसे ही माइक्रो कंट्रोलर ने, कंफ्यूज नहीं होना है, माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर एक ही बात है। प्रोसेसर में केवल प्रोसेसर होता है, सीपीयू होता है, माइक्रो कंट्रोलर में पेरिफेरल होते हैं, है ना, ठीक है। तो जैसे ही प्रोसेसर ने इस इंस्ट्रक्शन को उठाया, फैच किया, उसको सेव कर दिया आईआर में, अब यहां पर इसका डिकोडिंग होगा इंस्ट्रक्शन का, और इंफॉर्मेशन जो है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट के हिसाब से होगी। अब आगे टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट आगे डिसाइड करेगा करना क्या है, वो उसका काम है, ठीक है। अगला, यूजिंग द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द आईआर, जो आईआर ने इंफॉर्मेशन दी है ना, आईआर मतलब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या है, इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन बताएगा क्या काम करना है, और उस काम के हिसाब से, उस काम के हिसाब से कंट्रोल सिग्नल नेसेसरी इंटरनल एक्सटर्नल ऑपरेशन जो है जनरेट करता है, और टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट के द्वारा। क्या समझ में आया, समझ में आ गई, सिंपल सी बात है। तो आपके हर एक इंस्ट्रक्शन कुछ काम करवाना चाहता है, हर एक इंस्ट्रक्शन कुछ काम चाहता है, और उसके हिसाब से जो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करना है वो कौन करेगा, वो कंट्रोल एंड टाइमिंग यूनिट कर देगी। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई। तो सेकंड लाइन को इसी तरह पढ़ लें, यूजिंग द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द आईआर यूनिट द कंट्रोल सिग्नल नेसेसरी फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑपरेशन आर जनरेटेड बाय द टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। कुल मिला के जो नेसेसरी सिग्नल है वो जनरेट कर देगा टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट जो उस इंस्ट्रक्शन के लिए है, ठीक है। अगला रजिस्टर जो है देखें जरा, ये सभी एसएफआर हैं। आप क्या पढ़ रहे हो, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, है ना। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आप साथ साथ में दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का भी पढ़ रहे हो, क्योंकि आपके सिलेबस में अगर आप देखोगे तो थर्ड यूनिट के लास्ट में आपको एसएफआर या रजिस्टर के बारे में भी लिखा है कि रजिस्टर के बारे में भी आपको बताना है, ठीक है ना, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के बारे में भी आपको बताना है, ठीक है। आपके थर्ड यूनिट के लास्ट में आपको रजिस्टर का क्लासिफिकेशन भी लिखा है। तो ये सब आपके ऑलरेडी लिखे हुए हैं, ठीक है क्या, ठीक है क्या, हाँ जी सर ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है दिक्कत तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो इसमें हम बात करें, इसमें हम बात करें किसकी बात करें कि भाई एक रजिस्टर जो आता है पीकॉन, पेरिफेरल कंट्रोल रजिस्टर, पेरिफेरल कंट्रोल रजिस्टर, ठीक है। तो अब आप इसको देखेंगे कि ये पावर मोड कंट्रोल रजिस्टर है ना, पेरिफेरल, है ना, पीकॉन रजिस्टर की बात हो रही है। ये आपका पावर मोड कंट्रोल करने में यूज होता है, पावर मोड कंट्रोल करने में यूज होता है, ठीक है। अब एक कैसे करेगा देखें, देखें जरा ध्यान दें, पहले मैं आपको जरा सा इधर, हाँ जी, मैं क्या लिख रहा हूँ पहले लिख दूं, IDL लिखा हुआ है यहाँ पे, IDL, ए लिखा हुआ है आपका यहाँ पे पावर डाउन मोड, ये लिखा है दिख रहा होगा पर मैं और लिख देता हूँ GF1, ये लिखा है GF0, यहाँ पर ये सब खाली है, ASMOD, हाँ जी, चले समझ में आ गया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये पीकॉन रजिस्टर पेरिफेरल कंट्रोल जो रजिस्टर है, इट इज यूज टू कंट्रोल द 8051 माइक्रो कंट्रोलर पावर मोड। ए इसके पावर मोड को कंट्रोल करने में यूज होता है, ठीक है सर। दो पावर मोड है इसमें, एक आइडल मोड है, ठीक है, और एक है पावर डाउन मोड। प्लीज लिसन केयरफुली, यहाँ पर दो मोड हैं, मतलब कुल मिला के माइक्रो कंट्रोलर के पावर को कंट्रोल करने का लिए काम होता है। पहला मोड है आइडल और दूसरा है पावर डाउन मोड, ठीक है सर। अब ये 8 बिट का रजिस्टर है,
अब हमें समझ में आ गया, 8 बिट का रजिस्टर यहाँ से दिख रहा है, दिस इज योर इट्स एलएसबी, ए इसकी एलएसबी है, ध्यान से सुने, ए इसकी एलएसबी है, ए इसकी एमएसबी है। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। 8 बिट का रजिस्टर है, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। इसका एड्रेस, अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हो तो इसका एड्रेस ये लिखा हुआ है 87H। अगर आप पी कॉन रजिस्टर को एक्सेस करना चाहते हो तो इसका एड्रेस है 87H। अब आपका माइक्रो कंट्रोलर किस मोड में काम करेगा ये हमको देखना है, वो कौन डिसाइड करेगा, पी कॉन। ठीक है, अब जरा ध्यान दें। हाँ जी, मैं क्या बोल रहा था, हाँ, अगर आपका माइक्रो कंट्रोलर आइडल मोड में है तो आइडल बिट सेट हो जाएगी। अभी आइडल मोड होता क्या है वो मैं नहीं बताया हूँ, बताने वाला हूँ। कुल मिला के 2 मोड हैं, आइडल और पावर डाउन। अगर मैंने आइडल बिट को 1 कर दिया, इसका मतलब है योर माइक्रो कंट्रोलर वर्किंग इन आइडल मोड। आइडल मोड का मतलब है इस समय आपका माइक्रो कंट्रोलर एएलयू सीपीयू को क्या करेगा, क्लॉक देना रोक देगा, है ना। जब आपका आइडल मोड में काम कर रहा है तो एएलयू सीपीयू को क्लॉक सिग्नल नहीं देगा, वो केवल और केवल पेरिफेरल जो उससे कनेक्ट है उसको क्लॉक सिग्नल देगा। समझ में आया, समझ में आया। तो कुल मिला के हमने यहाँ पर इतना समझा कि आइडल मोड में आपका माइक्रो कंट्रोलर सीपीयू एएलयू को क्लॉक सिग्नल देना छोड़ देता है, उसे रोक देता है, और पेरिफेरल जो उससे अटैच है उनको क्लॉक देता है। ठीक है, अब हमें इसको रीसेट करना है तो इसको 0 कर दें, और आप इसको 0 या रीसेट हार्डवेयर इंटरप्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। क्या बात समझ में आई? इसको रीसेट करने के लिए हार्डवेयर रीसेट या इंटरप्ट की हेल्प से भी इसे रीसेट कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो आइडल मोड क्लियर हो गया। दूसरा मोड आता है पावर डाउन मोड। अब आप अगर माइक्रो कंट्रोलर को पावर डाउन मोड में यूज करना चाहते हैं तो इसको सेट कर दें, इसकी वैल्यू 1 कर दें, इसकी 0 करना पड़ेगी, एक साथ नहीं होगा। पावर डाउन मोड में करना है तो पावर डाउन को बंद कर दें। पावर डाउन मोड को जैसे ही बंद किया तो आप माइक्रो कंट्रोलर पावर डाउन मोड में काम कर रहा है। अब पावर डाउन मोड में क्या होता है, पावर डाउन मोड का नाम है पावर डाउन होना। पावर डाउन होना है तो इस समय ऑसिलेटर काम करना रोक देता है, मतलब ऑसिलेटर स्टॉप हो जाता है, और ऑसिलेटर स्टॉप हो जाता है तो सिंपल सी बात है, पावर लेवल रिड्यूस हो जाता है अप टू 2 लेवल इन दिस मोड। देखो, मैंने क्या बोला, पहला था आइडल मोड, इन दिस मोड, in this mode microcontroller will stop to giving clock. In this mode, in this mode microcontroller not give clock to ALU और CPU, है ना। इस मोड में माइक्रो कंट्रोलर किसको क्लॉक नहीं देता है, ALU और CPU को क्लॉक नहीं देता है, सिंपल सी बात है, ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, और किसको देता है, other peripheral and continue to give the clocks to other peripheral।
दूसरा मोड क्या है? पावर डाउन मोड। पावर डाउन मोड, ठीक है। अब पावर डाउन मोड की बात करें, इन पावर डाउन मोड हमने क्या पढ़ा है कि हमारा ऑसिलेटर स्टॉप हो जाता है। इन पावर डाउन मोड ऑसिलेटर विल बी स्टॉप, ऑसिलेटर स्टॉप हो जाएगा एंड पावर लेवल विल बी डाउन अप टू 2 वोल्ट। पावर लेवल 2 वोल्ट तक डाउन हो जाएगा। समझ में आया? तो ये पावर डाउन मोड है। अगेन पावर डाउन मोड को आपको रीसेट करना है। कैसे करोगे? हार्डवेयर के थ्रू, है ना, इंटरप्ट के थ्रू। हार्डवेयर इंटरप्ट जो होते हैं इनको हम उसके यूज करके हार्डवेयर की हेल्प से रीसेट कर सकते हैं, इंटरप्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या समझ में आ गया? अब GF1 GFO जो है, इसमें GF1 GFO जो है वो जनरल पर्पज फ्लैग बिट है। इसका यूज प्रोग्रामर करता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ए GF जनरल पर्पज फ्लैग बिट है। GF1 GFO क्या है? GF1 एंड GFO जनरल पर्पज फ्लैग बिट्स है ना। दे आर यूज बाय द प्रोग्रामर ड्यूरिंग द, दे आर यूज बाय प्रोग्रामर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। समझ में आ रहा है? अब आप देख रहे हो मैंने आपके लिए आधा लिख दिया था ऑलरेडी, मतलब आधी हमारी स्लाइड में लिखा हुआ है बात और आधी में लिखवा रहा हूं, जिससे आप बोर भी नहीं होगे और हमारा टाइम भी बचेगा। अगर मैं पूरी बात लिखवाता तो टाइम ज्यादा जाता, और अगर पूरी बात आपको लिखित स्लाइड में दे देता तो आपको बोरियत आती। तो इसीलिए मैंने बीच का रास्ता लिखा निकाला है कि कुछ चीज आपके स्लाइड में लिख दूंगा और कुछ मैं लिखवा दूंगा, जिससे आप बोर भी नहीं होगे और हमारा टाइम भी बच जाएगा, है ना। ठीक है, तो क्या लिखा है मैंने? GF1 GF0 जो है जनरल पर्पज हमारे फ्लैग बिट हैं, फ्लैग बिट हैं, जनरल पर्पज फ्लैग बिट हैं। और जनरल पर्पज फ्लैग बिट का काम क्या है? दे आर यूज बाय द प्रोग्रामर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। अब अगला जो बचता है SM मोड, सीरियल पोर्ट की बॉड रेट को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। SM मोड जो लिखा हुआ है, SM मोड सीरियल मोड, हमें पता है यहाँ पर सीरियल पोर्ट भी होता है। सीरियल पोर्ट की बॉड रेट को कंट्रोल करना है, देन वी यूज SM मोड। SM मोड यूज फॉर कंट्रोलिंग द बॉड रेट ऑफ सीरियल पोर्ट। S मोड it use to control baud rate of serial port। आई थिंक अब आपको पूरी बात क्लियर हो गई होगी। अब इसको चाहें तो पढ़ भी लें। इट इज यूज टू कंट्रोल द पावर मोड ऑफ द 8051, बता चुका हूं। इसका एड्रेस जो है 87H है, मेमोरी स्पेस में बता चुका हूं। यूजिंग 2 बिट्स इन द पीकॉन रजिस्टर, है ना। द माइक्रो कंट्रोलर कैन बी आइडल मोड एंड पावर डाउन मोड। ये आइडल मोड, पावर डाउन मोड में यूज कर सकते हैं, ये मैं बता चुका हूँ, ये वहां पर लिखा हुआ है। और इसके अलावा और भी जो ज्ञान दिया है मैंने यहाँ पर आपको दिया है, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, कि आइडल मोड क्या होता है, ये कैसे यूज करते हैं। आइडल मोड के लिए कुछ नहीं करना है। आइडल मोड के लिए इस पिन को बंद कर देना है, सेट कर देना है, आपका कंट्रोलर आइडल मोड में आ गया। आइडल मोड में आते ही क्या होगा बता चुका हूं। अगर आप पावर डाउन में काम करना चाहते हैं तो पावर डाउन को बंद कर दें, इसे 0 कर दें, तो पावर डाउन में काम आपका सेट हो जाएगा। और पावर डाउन में क्या होता है मैं बता चुका हूं। ठीक है, फिर दोनों बाकी बची हुई पिन्स का क्या काम है, GF1 GF0 सबको मैं बता चुका हूं, ध्यान से सुन लें। ठीक है, अगला जो है, अगला स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है सीरियल कंट्रोल रजिस्टर। एस कौन रजिस्टर, सीरियल कंट्रोल रजिस्टर। ठीक है क्या?
अब हम सीरियल कंट्रोल रजिस्टर को ध्यान से देखें, है ना, तो पहले इसकी मैं लिख देता हूँ SMO1। ये दिख रहा है आपको, SMO1, SM0, SM1, SM2, REN। ठीक है, जो थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी, है ना, इसलिए मैं वापस से लिख देता हूँ। ठीक है, TBB, RBB। ठीक है, सब हो गया, सब दिख रहा है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है। और T1R1, अच्छा इनको अगर नहीं, इनको नहीं दिख रहा है क्या, ए भी लिख देता हूँ, T1R1। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो एस्कॉन जो रजिस्टर है, इट इज ऑल्सो अ 8 बिट रजिस्टर, ए भी 8 बिट रजिस्टर है ना, सीरियल कंट्रोल रजिस्टर। जरा सा पानी पीता हूँ फिर मैं बात करता हूँ, 1 मिनट रुको। हाँ जी, हाँ, तो मैंने क्या बोला कि एस्कॉन रजिस्टर जो है सीरियल कंट्रोल रजिस्टर है ना, एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है। और एस्कॉन रजिस्टर जो है ये 8 बिट रजिस्टर है। ठीक है, अब एस्कॉन जो है किसके लिए यूज होता है, क्या कंट्रोल करते हो, माइक्रो कंट्रोलर के सीरियल पोर्ट को कंट्रोल करते हो, है ना। आपको पता है सीरियल पोर्ट को कंट्रोल करना है, तो हम वहां पर एस्कॉन रजिस्टर का यूज करके उसे कंट्रोल करते हैं। एस्कॉन में सबसे पहले लिखा है SMO, SM0, SM1, SM2, REN, TBB, RBB, T1 एंड R1। ठीक है, अगली बात क्या लिखी है, इट इज लोकेटेड एच एड्रेस ऑफ 98H। इसका एड्रेस क्या लिखा हुआ है, इसका एड्रेस है 98H। मतलब आप अगर इसको एक्सेस करना चाहते हो तो कौन सा एड्रेस लिखोगे, 98H लिखोगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यूजिंग एस्कॉन यू कैन कंट्रोल द ऑपरेशन मोड ऑफ द सीरियल पोर्ट। आप इसका यूज करके सीरियल पोर्ट के मोड को कंट्रोल कर सकते हो। आप इसका यूज करके सीरियल पोर्ट के बॉड रेट को कंट्रोल कर सकते हो, है ना, सीरियल पोर्ट। एंड इसमें क्या कर सकते हो, जो हमारा सीरियल पोर्ट पर बॉड रेट होती है, बॉड रेट किसकी, सेंड और रिसीविंग डेटा की, है ना, वो कंट्रोल कर सकते हो। तो कुल मिला के ये सीरियल पोर्ट को कंट्रोल करने में यूज होता है। ठीक है, और इसका यूज करके सीरियल पोर्ट के मोड को कंट्रोल करना है, और इसका यूज करके सीरियल पोर्ट के जो बॉड रेट है, बॉड रेट मैं आपको बता चुका हूं, व्हाट इज द बॉड रेट। बॉड रेट क्या होती है, कितनी बिट आप सेंड करें या रिसीव करें पर सेकंड, दिस इज द बॉड रेट। तो मैंने क्या बोला कि जब आप सीरियल पोर्ट, देखो सीरियल पोर्ट कहाँ पर है मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ आपके माइक्रो कंट्रोलर में एक सीरियल पोर्ट भी होता है। इस ये शॉर्ट वाला ब्लॉक डायग्राम है ना। आपको ब्लॉक डायग्राम मैंने दोनों बताए हैं, अगर आपको ये एग्जाम में ज्यादा मार्क्स का है तो ये बना दो, इसमें दिक्कत किसी को हो रही है तो ये बना दो। अब यहाँ जो सीरियल पोर्ट है, यहाँ देख रहे हैं ट्रांसमीटर है ये TX, और यहाँ रिसीवर है। तो इस सीरियल पोर्ट में डेटा ट्रांसमिट होगा और रिसीव होगा। अब डेटा जो ट्रांसमिट हो रहा है, डेटा जो रिसीव हो रहा है, वो कितनी बॉड रेट पर होगा, कितनी बिट्स पर सेकंड पर होगा, ये कौन डिसाइड करता है, कौन कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल्ड बाय द एस्कॉन रजिस्टर। जो हमारा रजिस्टर है जो हम बात कर रहे हैं, सीरियल कंट्रोल रजिस्टर, एस्कॉन रजिस्टर, ये पूरी चीज को कंट्रोल करता है। इज इट ओके, कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं है, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, इतना सफिशियंट है, ज्यादा डिटेल में जाओगे हर एक पिन का उसमें करोगे तो आपको बड़ा टाइम लगेगा, बट इट इज सफिशियंट। इज इट ओके। नाउ
द नेक्स्ट इज IE, इंटरप्ट इनेबल। IE इंटरप्ट इनेबल। अब आपको पता है कि हमारे यहाँ पर कहाँ पर 8051 में कितने इंटरप्ट होते हैं? 5 इंटरप्ट होते हैं। कितने होते हैं? 5 इंटरप्ट्स आर अवेलेबल। 5 इंटरप्ट इधर अवेलेबल हैं। ठीक है, ए क्या लिखा हुआ है लिख देता हूं, E A। ठीक है, ए आपका क्या लिखा हुआ है? EA है ना, ET2, ES, ET1, EX1, ET0, EX0। ठीक है, वेरी गुड। और ये अगर आप ध्यान दें तो अब मैं जो बात कर रहा हूं ध्यान से देखें इस रजिस्टर का। अगेन दिस इज द स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। ये एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है। कितने बिट का है? अगेन दिस इज द 8 बिट रजिस्टर, क्योंकि ये 8 बिट का आपको साफ साफ दिख रहा है। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका अगर एड्रेस अगर आप देखें तो एड्रेस इसका जो है वो ABH होगा। मतलब अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हो तो एक एड्रेस आपको डालना पड़ेगा। वो एड्रेस कौन सा होगा? ABH। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब हम बात करें कि इंटरप्ट इनेबल करता क्या है। जो हमारे इंटरप्ट है, टोटल 5 इंटरप्ट हैं, है ना, आपको पता है 5 इंटरप्ट हैं। ठीक है, तो 3 इंटरनल 2 एक्सटर्नल। तो उन इंटरप्ट को इनेबल और डिसेबल करने के लिए इसका यूज करते हैं। EA क्या है? आपके सभी इंटरप्ट, ये पूरा इंटरप्ट काम ही तब करेगा जब इसको आप बंद करेंगे। और फिर आप देखो ET2, ET1, ET0, है ना, ये आपको पता है 3 इसमें कैसे हैं। हमारे टोटल कितने इंटरप्ट हैं? टोटल 5 इंटरप्ट हैं। 1 मिनट। एक मिनट जरा सा, इसकी बैटरी बदल रहा हूं मैं। हाँ जी, तो मैंने क्या बोला, इसमें टोटल 5 इंटरप्ट होते हैं। 3 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं, 2 हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं। 3 सॉफ्टवेयर, 2 हार्डवेयर। अब उनको इनेबल और डिसेबल यहां से करते हैं। 3 सॉफ्टवेयर, 2 हार्डवेयर, टोटल 5 इंटरप्ट होते हैं इन 8051। 3 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, है ना, और 2 हार्डवेयर इंटरप्ट, है ना। और अगर मैं हार्डवेयर इंटरप्ट की बात करूं तो उनका नाम क्या है? INT1 और INT0। सॉफ्टवेयर की बात करूं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट का नाम क्या है? सॉफ्टवेयर इंटरप्ट की बात करूं, टाइमर 0, टाइमर 1 और सीरियल पोर्ट। ठीक है, तो ये हमारे इंटरप्ट हो गए हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। अब हम बात करें इनको इनेबल और डिसेबल करने के लिए, हमें यहाँ पर ET2, ET1, ET0, इनको हम क्या कर दें? 1 और 0 कर दें। और इसी तरह EX1 और EX0 को 1 0 कर दें, तो ये सेट और रीसेट हो जाते हैं, इनेबल और डिसेबल हो जाते हैं। द IE इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर यूज टू इनेबल और डिसेबल द इंडिविजुअल इंटरप्ट्स। बता चुका हूं मैं, इंडिविजुअल इंटरप्ट्स को इनेबल और डिसेबल करने के लिए यूज करते हैं। If bit is set, the corresponding interrupt is enable, and if bit is cleared, the interrupt is disable। अगर कोई बिट पर्टिकुलर इंटरप्ट, अगर ये बिट के लिए हमने 1 लिख दिया, अगर ये बिट के लिए हमने इसको 1 सेट कर दिया, मतलब ये इनेबल हो गया। अगर मैंने इसको 0 सेट कर दिया, मतलब ये डिसेबल हो गया। यही मतलब है इफ बिट इज सेट मतलब 1, देन करस्पॉन्डिंग इंटरप्ट इज एनेबल, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग इंटरप्ट एनेबल हो जाएगा। इफ बिट इज क्लियर्ड, अगर बिट क्लियर्ड है तो उससे करस्पॉन्डिंग इंटरप्ट
डिसेबल हो जाएगा। बिट 7 जो है ऑफ IE रजिस्टर इज EA। हमने पहले ही बोल दिया कि पूरा प्रोसीजर काम ही तब करेगा तब EA बिट को आप सेट कर दो, है ना। अगर आप पूरे इस रजिस्टर को इनेबल करना चाहते हो तो सभी इंटरप्ट तभी काम करेंगे, काम करना मतलब तभी इनेबल होंगे जब EA को आप बंद करोगे। समझ में आ रहा है? अगर इसको 0 कर दिया तो बाकी फिर इधर कुछ भी करते रहो 1 0 कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहला स्विच ये है, स्विच चालू करना है। जैसे आप अपने घर में आते हो, हर एक रूम के बाहर एक आप देख रहे हो MCB है। अब जब आपकी बाहर MCB ऑन होगी तभी रूम के अंदर के आपके स्विच काम करेंगे, तभी वो ऑन ऑफ होंगे। समझ में आ रहा है? इसी तरह ये हमारी मेन MSB, ये हमारी क्या है, ये हमारी जो रूम के बाहर लगी हुई है वो है। जब इसको ऑन ऑफ करोगे, है ना, जब इसको ऑन ऑफ करोगे तब रूम के अंदर आके आप बाकी स्विचेस को ऑन ऑफ कर पाओगे, बाकी इंटरप्ट को ऑन ऑफ कर पाओगे। तो सबसे पहले हमारी ए होगी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला रजिस्टर जो है डेट इज द इंटरप्ट प्रायोरिटी। अब इंटरप्ट तो आपने ले लिए, अब इंटरप्ट की प्रायोरिटी भी होती है। समझ में आ रहा है? जैसे आपने अगर माइक्रो प्रोसेसर याद होगा तो मैंने वहां पर बताया था मास्केबल नॉन मास्केबल इंटरप्ट, वही प्रायोरिटी के हिसाब से कि कौन सा इंटरप्ट कितने प्रायोरिटी पे रहेगा। नॉन मास्केबल है मतलब उसको आप रिमूव इग्नोर नहीं कर सकते, उस इंटरप्ट को इग्नोर नहीं कर सकते, इसीलिए प्रायोरिटी डिसाइड की जाती है। तो इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर किस लिए यूज होता है? टू डिसाइड द प्रायोरिटी ऑफ द इंटरप्ट, आपके इंटरप्ट की प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए यूज होता है। ठीक है सर। अब अगर हम बात करें, सिंपल सी बात है, पहले मैं इसको एक बार बना देता हूं, वैसे आपको दिख रहा होगा पर मैं एक बार फिर लिख देता हूं। दिस इज PT2, दिस इज PS, दिस इज PT1, दिस इज PX1, दिस इज PT0, दिस इज PX0। अगेन जिस इंटरप्ट की हायर प्रायोरिटी पे है उसे बंद करना है। और एड्रेस क्या है इसका? एड्रेस क्या है? 84H। ठीक है, समझ में आ रहा है? 88 8, है ना। इसका एड्रेस क्या है? B8H एड्रेस है, B8। हाँ, तो इंटरप्ट प्रायोरिटी, द इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर इज यूज टू सेट द प्रायोरिटी ऑफ द इंटरप्ट एज हाई और लो। आपके जो इंटरप्ट हैं उनकी प्रायोरिटी को हाई और लो, इसकी जरूरत क्या होती है? कोई बता सकता है इसकी जरूरत क्या है? देखें, ध्यान से देखें, ध्यान से सुने। जैसे आपके टोटल 5 इंटरप्ट हैं। अब इंटरप्ट क्या है? इंटरप्ट को मतलब जब भी कोई इंटरप्ट आपके कंट्रोलर पर आया तो हर एक इंटरप्ट को एक सर्विस चाहिए। समझ में आया? इसका मैंने बड़ा डिटेल एग्जांपल प्रोसेसर में समझाया था, अगर आपने प्रोसेसर पढ़ा है तो आपको याद होगा। हर एक इंटरप्ट एक सर्विस चाहता है। अब जैसे ही इंटरप्ट आपके प्रोसेसर पर आया, कंट्रोलर पर आया, उसको सर्विस चाहिए। मतलब हो सकता हो वो चाहता है कि आप, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था याद होगा अगर आपको, कि अगर आपने अपना प्रोसेसर, मान लो इसमें 2 तरह के इंटरप्ट सेट किए हैं, एक फायर अलार्म, है ना, याद है आपको, ये मैंने एग्जाम दिया, और दूसरा थेफ्ट अलार्म, जब आपकी चोरी होगी, वो भी एक तरह का इंटरप्ट है। आपका प्रोसेसर, आपका कंट्रोलर अपने आप कॉल लगा देगा, और जब आपके यहाँ पे सपोज आग लग जाए तो भी आपका प्रोसेसर कंट्रोलर कॉल लगा देगा स्पेसिफिक नंबर पर। तो मैंने उसका एग्जांपल दिया था। तो कुल मिला के इंटरप्ट को प्रायोरिटी पे रखना है। जैसे कि मान लो दोनों काम एक साथ हुए, आपकी चोरी भी एक साथ हुई और उसी समय आग भी लगी, मान लो बाय चांस, है ना, ऐसा कभी ना हो पर अपन मान लेते हैं। तो प्रायोरिटी किसकी रखना है? आग लगने वाले को प्रायोरिटी देना है कि चोरी वाले को प्रायोरिटी देना है? इज इट ओके? ये सभी एक इंटरप्ट हैं, हार्डवेयर इंटरप्ट, मतलब जो हार्डवेयर के थ्रू होते हैं, जो डिवाइस के थ्रू होते हैं। ठीक है ना? क्लियर हो? वहां पर सेंसर लगा हुआ है, सेंसर आग के धुएं को सेंस करेगा, जैसे ही सेंस करेगा
वो जिस इंटरप्ट पिन से कनेक्ट है वहां पर सिग्नल दे देगा, इंटरप्ट पिन पर मैसेज आएगा तो वो एक सब रूटीन प्रोग्राम चला देगा। ये छोटा सा प्रोसेस होता है। इंटरप्ट कैसे मैनेज होता है? सबसे पहले इंटरप्ट, हार्डवेयर इंटरप्ट की बात कर रहा हूँ। हार्डवेयर इंटरप्ट एक हार्डवेयर डिवाइस से कनेक्टेड है। आपकी पिन जो है हार्डवेयर पिन, इंटरप्ट पिन एक डिवाइस से कनेक्ट है। ये डिवाइस इसको सिग्नल भेजेगी, कंट्रोलर को सिग्नल भेजेगी। ये डिवाइस कब भेजेगी? जब वो काम होगा। अगर ये फायर अलार्म के लिए लगाया गया है तो जैसे ही धुएं को सेंस करेगा ये डिवाइस इसको कंट्रोलर को सिग्नल दे देगी। अब ये कंट्रोलर पर सिग्नल आया तो ये जैसे ही पर्टिकुलर पिन पर, इंटरप्ट पिन पर सिग्नल आएगा, ये क्या करेगा? ये इसके लिए एक प्रोग्राम रन करता है जिसको सब रूटीन प्रोग्राम बोलते हैं। और उस प्रोग्राम में लिखा हुआ है कि जैसे ही इधर आपका आता है सिग्नल पर्टिकुलर इंटरप्ट पर, वो एक नंबर पर कॉल लगा देगा। सपोज ये कोई फिक्स नहीं है कि ऐसा लिखा रहता है, आप और भी उसे प्रोग्राम कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। मैं मान के चल रहा हूँ कि 108 नंबर पर कॉल लगाना इसका काम है, तो अपने आप कॉल लगा देगा कंट्रोलर। ये है। हाँ जी, तो इसमें प्रायोरिटी डिसाइड करना है। मेन बात है प्रायोरिटी, कि मान लो आपके कंट्रोलर पर 5 इंटरप्ट एक साथ आ गए। अब आपको प्रायोरिटी तो बताना पड़ेगी कि भाई ये इंटरप्ट आया तो पहले इसके लिए काम करना है, इसके लिए नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? तो इसे प्रायोरिटी डिसाइड करना है तो आपको उसके लिए प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए इस रजिस्टर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वेरी गुड। अब अगला क्या लिखा है? इफ बिट इज क्लियर्ड, इफ बिट इज क्लियर द करस्पॉन्डिंग interrupt is assigned to low priority and bit is set the interrupt is assigned to the higher priority। यहाँ पर आपके टोटल 5 इंटरप्ट के लिए बात हो रही है। PS को छोड़ दे, है ना, PT2, PT1, PT0 जैसे वहां पर था, वहां पर इंटरप्ट 2, इंटरप्ट 1, इंटरप्ट 0, टोटल 5 इंटरप्ट थे। 3 हमारे सॉफ्टवेयर हैं, 2 हार्डवेयर हैं। तो ये सॉफ्टवेयर हो गए ET2, ET1, ET0, और हार्डवेयर क्या होगा? EX1, EX0 एक्सटर्नल। EX मतलब एक्सटर्नल इंटरप्ट। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? हार्डवेयर इंटरप्ट को एक्सटर्नल इंटरप्ट भी बोलते हैं क्योंकि बाहर से आते हैं, और हमारे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इंटरनल इंटरप्ट है क्योंकि इंटरनली इंस्ट्रक्शन के थ्रू ये आते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, तो इंटरप्ट को इनेबल करना है, मतलब ET2, ET1, ET0 को इनेबल डिसेबल करना है। इसी तरह अगर आप PT2 मतलब कि इसकी प्रायोरिटी इंटरप्ट, इंटरनल इंटरप्ट या सॉफ्टवेयर इंटरप्ट नंबर 2, इसकी प्रायोरिटी और इसकी प्रायोरिटी को आपको यहाँ सेट रीसेट करके डिसाइड करना है। और एक्सटर्नल इंटरप्ट के लिए कहाँ पर है आपके? ये PX1 और PX, कुल मिला के इनके करस्पॉन्डिंग बिट को सेट और रीसेट करके आप क्या कर सकते हो? इनके करस्पॉन्डिंग बिट को सेट और रीसेट करके आप इनकी प्रायोरिटी को सेट रीसेट कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? और अब हमारा एक और SFR रह गया है, पेरिफेरल डेटा रजिस्टर, SVUF SFR। ये भी एक SFR है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है। अब ध्यान से सुने, द सीरियल बफर रजिस्टर इज यूज टू होल्ड द सीरियल डेटा वाइल ट्रांसमिशन और रिसेप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने। जैसे मैंने आपको क्या बोला है कि हमारा माइक्रो कंट्रोलर सीरियल डेटा का ट्रांसमिशन भी करता है और रिसीव भी करता है। माइक्रो कंट्रोलर सीरियल डेटा को ट्रांसमिट भी करता है, रिसीव भी करता है। अब माइक्रो कंट्रोलर जो सीरियल डेटा को ट्रांसमिट करेगा वो कहीं स्टोर तो करना पड़ेगा, अगर वो रिसीव करेगा तो कहीं स्टोर तो करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो उस डेटा को स्टोर करने के लिए SVUF सीरियल डेटा बफर रजिस्टर का यूज होता है। क्या समझ में आया? इस SVUF रजिस्टर का यूज सीरियल डेटा बफर के लिए होता है। मतलब जो सीरियल ट्रांसमिशन या रिसेप्शन के समय डेटा को होल्ड करना है, होल्ड, बस आपको डेटा को होल्ड करना है ना। ट्रांसमिट करोगे तो होल्ड करना है, रिसीव करोगे तो होल्ड करना है। तो डेटा को होल्ड करने के लिए इस रजिस्टर का यूज होता है। आप इस रजिस्टर को देखें
तो इस रजिस्टर में ये बिट नंबर 0 है, बिट नंबर 1 है, बिट नंबर 2 है, बिट नंबर 3 है, बिट नंबर 4 है, बिट 5, बिट 6, बिट 7, टोटल 8 बिट आप इसमें स्टोर कर सकते हो क्योंकि ये 8 बिट रजिस्टर है। क्या बात समझ में आई? इसका एड्रेस क्या होता है? इसका एड्रेस होता है 99H। इसका एड्रेस है 99H। तो आई थिंक आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि ये एस बफ रजिस्टर क्या काम कर रहा है ना। अब हम बात करें, ध्यान से सुनते चलें बच्चे। अब यहां पर आपका ब्लॉक डायग्राम खत्म, यहां पर आपके स्पेशल फंक्शन रजिस्टर खत्म, यहां पर आपके जनरल पर्पज रजिस्टर खत्म। अब एक कभी कभी क्वेश्चन आता है आपका टाइमर एंड काउंटर से। जैसे मैंने टाइमर और काउंटर आपको समझा दिया है लास्ट सेकंड क्लास में, अगर आप देखें तो मैंने आपको टाइमर और काउंटर समझा दिया है। ध्यान से सुनते चलना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। टाइमर एंड काउंटर मैंने आपको समझा दिया है लास्ट क्लास, अगर आप ध्यान से देखें। पर यहां पर मैंने उसको बड़े छोटे वे में समझाया था, स्मॉल तरीके से समझाया था, क्योंकि आप ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेनेशन कर रहे हो तो इतना ही लिख पाओगे, बस इतने से ज्यादा क्या लिखोगे, क्योंकि आपको पूरे इतने सारे ब्लॉक्स का डिस्क्रिप्शन करना है। तो टाइमर और काउंटर को 5 पेज या 4 पेज में तो नहीं लिखोगे। बात समझ में आ रही है? मैंने यहाँ बताया था कि टाइमर काउंटर क्या होता है ना, कौन कौन से मोड में काम करता है, कैसे अलग है। इतनी बात मैंने यहाँ पर आपको 3 स्लाइडों में समझाई थी। इज इट ओके? अब टाइमर और काउंटर पे क्वेश्चन आते रहते हैं, है ना। स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रजिस्टर है, प्लीज लिसन केयरफुली। स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रजिस्टर है टाइमर एंड काउंटर, है ना। इसके साथ भी 2 रजिस्टर जुड़े हुए हैं। टाइमर काउंटर मतलब अलग है, उसके साथ 2 रजिस्टर जुड़े हुए हैं, टीकॉन और टी मॉड, है ना। टीकॉन और टी मॉड 2 रजिस्टर जुड़े हुए हैं। इनको डिटेल में समझने की जरूरत है क्यों इस पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो अब इनके डिटेल में समझाने के लिए मैं इनको अलग से फिर से एक बार आपको समझाऊंगा। वहां पर हमने बड़े शॉर्ट में समझा था, यहाँ पर हम बड़े डिटेल में समझेंगे, कम से कम आधे घंटे में इसको टाइमर और काउंटर और टीकॉन और टी मॉड रजिस्टर समझेंगे। क्या मेरी बात समझ आई? मैं क्या बोला हूं? मैंने ये बोला है कि अभी आपका ब्लॉक डायग्राम आर्किटेक्चर कंप्लीट हो गया, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर कंप्लीट हो गया, आपके बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। पर अगर आपके एग्जाम में टाइमर और काउंटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन को आप उतना लिखोगे तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे। केवल इतना क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन टाइमर एंड काउंटर ऑफ 8051। इसको थोड़ा सा अलग से समझाने की जरूरत है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एसएफआर में आया है टी मॉड और टी कॉन, इसको समझाना है। अब मैं इसको अभी नहीं समझा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी हमारा वीडियो लंबा हो रहा है, हम इसको समझेंगे अगली क्लास में, है ना। अगली क्लास हम कहां से स्टार्ट करेंगे? टाइमर एंड काउंटर ऑफ 8051। 8051 के टाइमर एंड काउंटर से हम अगली क्लास को स्टार्ट करेंगे और ये मैं बता चाहूँ कितना इंपॉर्टेंट। चलिए बच्चे, तो आज की क्लास, अभी थोड़ा सा गला भी खराब है, जब तक हो सकता हो गला सही भी हो जाए, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आज की क्लास को यहाँ पर रोकते हैं, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं हम टाइमर एंड काउंटर के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।